न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। तो देखिए, लोकसभा के सिंहासन की जो लड़ाई है वो 5वें चरण पर आ पहुंची है और सुबह 7 बजे से लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलने वाली है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल की 7 सीटें इसमें शामिल हैं, तो वहीं बिहार की 5, ओडिशा की 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। विजेंद्र, बिल्कुल, और झारखंड के 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर मतदान हो रहा है। यूपी में लखनऊ से राजनाथ सिंह, रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में है, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी प्रत्याशी और इसके अलावा भी कई चेहरे हैं जिन पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी लगातार वोट डालने के लिए जाते हुए, ज्वानी कपूर जो वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं और इसके अलावा बाकी भी। ये देखिए, यूपी की तस्वीर है, ब्रजेश पाठक परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। और आपको भी हम अपील करें कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, वोट डालने जाइए, क्योंकि 5वें चरण के दौरान वोट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द देश की सियासत घूमती है और इसलिए वोट अगर आप जाएंगे डालने तो अपने नेता को बेहतर तरीके से जिता पाएंगे। बहरहाल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पुरी के अंदर रोड शो कर रहे हैं वो सियासत अलग, और जो सेलिब्रिटीज वोट डाल रहे हैं, राजकुमार राव वोट डालकर आए हैं और ऐसे ही अनेकों जो सेलिब्रिटीज है वो डाल चुके हैं। अक्षय कुमार सुबह 7 बजे ही पहुंच चुके थे, अनिल अंबानी सुबह 7 बजे पहुंच चुके थे, उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। सानिया मल्होत्रा, अक्षय कुमार समेत तमाम जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहरहाल, आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पुरी से, जगन्नाथपुरी जो आराध्य हैं, दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु उनका आशीर्वाद लेने के लिए। उसी पुरी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, रोड शो कर रहे हैं संबित पात्रा के समर्थन में। पिछली बार भी संबित पात्रा यहां से प्रत्याशी थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। इस बार संबित पात्रा को उम्मीद है कि इस बार वहां की जनता उन पर भरोसा जताए, उनको जीत दिलाए, लेकिन आखिरी मोमेंट तक पूरी तरीके से ताकत उन्होंने झोंकी हुई है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी यहां पर काफी कुछ बयां भी कर रही है। एक तरफ 5वें चरण में भी ओडिशा की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वह विधानसभा के चुनाव भी है यहां पर। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो यहां पर कर रहे हैं। संबित पात्रा के समर्थन में चारों तरफ आपको लोग नजर आ रहे हैं और चुनाव के समय प्रधानमंत्री का रोड शो काफी कुछ बयां भी करता है और महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और आप ये देखिए तस्वीरें ओडिशा के पुरी से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई बड़े बड़े दिग्गज हैं, 9 केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिनके भाग्य का फैसला मतदाता कर रहे हैं। ईवीएम का बटन दबाकर सुबह 7 बजे से घर से बाहर निकल रहे हैं। खास बात यह भी है, कई सीटें ऐसी भी है जहां की महिला मतदाता है विजेंद्र, वो जोर शोर से, वो उत्साह के साथ अपने घर से बाहर निकल रही हैं, वोट कास्ट कर रही हैं। और देखिए, जिस सीट का जिक्र आप कर रहे हैं, पुरी लोकसभा सीट, इस पर संबित पात्रा बीता चुनाव हारे थे, लेकिन मार्जिन बेहद कम था, 11,714 वोटों से ही वो हारे थे, जबकि बीजेडी के प्रत्याशी पिनाकी मिश्रा वहां चुनाव जीते थे। और हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए ऐश्वर्या, क्योंकि धार्मिक नगरी है, भगवान जगन्नाथ की नगरी है और बीजेपी ने बहुत काम किया, एक्सरसाइज की है दक्षिण के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी खुद सक्रिय रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो एक बहुत छोटा सा मार्जिन था उसको पाटने में रोड शो एक बड़ा काम करेगा? देखिए, एक और बड़ी बात है कि राजस्थान से मैं एक बार इत्तेफाक बता देता हूं कि वहां पर भूपेंद्र यादव मौजूद है। भूपेंद्र यादव के पास कमान है तो दूसरी तरफ सुनील बंसल भी मौजूद है उस क्षेत्र में। भूपेंद्र यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को सफल बनाने में जुटे थे और वहां के जो कार्यकर्ता है उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, वहां के कार्यकर्ताओं को जितना बूस्ट कर सकते हैं करने में जुटे हुए थे। और मुझे इसलिए भी याद है, 2 दिन पहले उनकी एक मुलाकात भी हुई थी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, दोनों के बीच में मंत्रणा हुई थी। और उसके अलावा जब पूरी दर्शन के लिए भजनलाल शर्मा गए थे तो सुनील बंसल वहीं पर इत्तेफाक से उन्हें मिले, तब उनकी बातचीत हुई। तो वो लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके रोड शो को लेकर। उनका कहना था कि पीएम का रोड शो देखना कि नॉर्थ के अंदाज से ही होगा, जिस अंदाज में किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं और भीड़ जुटती है वैसी ही भीड़ जुटेगी। तो मुझे जो लगता है कि संबित पात्रा की जहां तक हम बात कर रहे हैं कि संबित पात्रा भले ही वहां कैंडिडेट हो, लेकिन पुरी के अलावा आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र है वहां तक एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। विजेंद्र, एक चीज और है कि पास में पश्चिम बंगाल है तो झारखंड है, वहां वो भी दूर नहीं है।
आसपास के जो राज्य हैं, इन तीनों राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये वाकई में विजेंद्र, आप भी इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी को किस कदर टक्कर देती है, ये वहां पर नजारा दिखता है। और दूसरी बात, मैं वापस से उसी बात पर आऊंगा कि वहां पर जाति के आधार पर सियासत नजर नहीं आती। जाति की अगर बात करते हैं तो जाति बमुश्किल से लोगों के समझ में आती है। जाति वहां जा चुकी है, वहां जाति से ज्यादा जो बड़े नेता हैं उनके चेहरे देखे जाते हैं। वहां पर विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे के अलावा वहां पर यह देखा जाता है कि उनकी मदद कौन से नेता की कौन सी पार्टी कर रही है। वहां पर यह देखा जाता है कि जो भुखमरी जैसी स्थितियां किसी दौर में वहां पैदा हो गई थी, कुपोषण से वहां के जो बच्चे थे, गर्भवती महिलाएं हैं, वो बड़े परेशान रहते थे। उस दौर में धीरे धीरे सुधार कैसे आया, किन सरकारों ने कितना काम किया और कौन सी सरकारें उनके लिए बेहतर काम कर सकती है, ये चीज वहां देखी जाती है। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस धार्मिक नगरी में आए हैं, तो आप ये तय मानकर चलिएगा कि ये 4 धामों में एक है। और उन धामों में जब तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी के यदि दर्शन कर लिए तो सभी धाम हो गए। ठीक है, लेकिन ऐश्वर्य, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, यहीं से मेरा सवाल है। दरअसल उत्तर के अंदर बीजेपी जो क्षेत्रीय पार्टियों का चक्रव्यूह होता है उसको काफी हद तक भेदने में कामयाब रही है, लेकिन दक्षिण में उस चक्रव्यूह में अभी भी बीजेपी फंसी हुई है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से एक्सरसाइज की गई उसमें बीजेपी उस चक्रव्यूह को काफी हद तक तोड़ने में कोशिश करती हुई नजर आई? देखिए, ये जो चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह दक्षिण में बहुत मजबूत तरीके से तोड़ दिया जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तोड़ा जा रहा है क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू का जिस तरीके से साथ लिया, और चंद्रबाबू नायडू की आवश्यकता थी, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो जब तक आपका शक्ति संतुलन नहीं होगा, कोई शक्ति साथ नहीं होगी, तब तक युद्ध बेमानी है। तो वहां की स्थानीय शक्ति चंद्रबाबू नायडू थे। तो चंद्रबाबू नायडू के साथ भले ही वहां हुआ हो तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में ठीक परिणाम आने की उम्मीद है, लेकिन तमिलनाडु और केरल, ये दोनों राज्य जो हैं, ये दोनों राज्य चुनौती है, भले ही वोट प्रतिशत बढ़ जाए। तो दूसरी तरफ बीजू जनता दल ओडिशा में और तृणमूल कांग्रेस, सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में कि अकेली एक ममता बनर्जी है जो पूरा टक्कर लेती है। तो वहीं झारखंड में आप चले जाइए तो सोरेन का किस्सा सभी को मालूम है, केजरीवाल और सोरेन का। तो उन पार्टियों पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत टक्कर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन तमिलनाडु और केरल, यहां पर बीजेपी ये चाहती है कि एंट्री मजबूत हो, क्योंकि ये वो दौर याद दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि कभी 2 सीट हुआ करती थी और कहा जाता था कि इस दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं, इसी बीजेपी के लिए बोला जाता था। तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ये पंक्तियां विजेंद्र याद दिलाती है कि आप विश्वास बनाए रखिए, सरकारें हमारी भी आएगी। पंजाब का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दिनेश जांगी वहां से जुड़े हैं। दिनेश, पंजाब में विधानसभा चुनाव के अंदर झाड़ू फिरी थी और ऐसी फिरी थी कि सब गायब कर दिए गए थे, लेकिन लोकसभा बहुत अलग होती है। आपको क्या कुछ समीकरण वहां पर दिखाई दे रहे हैं? क्या बीजेपी और कांग्रेस वहां वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? विजेंद्र जी, देखिए, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है और सबसे आखिर में यानी 7वें चरण में इन सीटों पर चुनाव है और 1 जून को यहाँ पर मतदान होगा। और जाहिर सी बात है कि जो किसान आंदोलन है उसकी छाया में यहाँ के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो किसानों को और किसान आंदोलन को यहाँ पर साध लेगा वो यहाँ पर बाजी मार सकता है। और बीजेपी की हम बात करें तो अब तक बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वहाँ 2009 और देखने को मिला। 3 लोकसभा सीटें अब तक जीती है, यानी स्कोर 3 से ज़्यादा बीजेपी का यहाँ पर रहा नहीं। और जाहिर सी बात है, यहाँ आप पार्टी की सरकार है तो आप पार्टी के चारों तरफ होर्डिंग्स और अन्य जो प्रचार है वो मजबूत यहाँ पर देखा जा रहा है। केजरीवाल ने सलाखों के पीछे की जो तस्वीर है यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स में यहाँ पर लगा रखी है। और पहली बार यानी लंबे समय बाद जिस तरह शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस में चुनाव लड़ती थी, बीजेपी इस बार अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। खासतौर से पटियाला से जो पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वहाँ बीजेपी अच्छी स्थिति में दिख रही है। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू जो बेअंत सिंह के पोते हैं, दिवंगत सीएम रहे, वो 3 बार सांसद रह चुके हैं। तो इस बार वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन 2 सीटों पर बीजेपी कह सकते हैं कि अच्छी टक्कर यहाँ पर दे रही है। अच्छा, कांग्रेस की रणनीति क्या है वहां दिनेश जांगी जी? मेरा सवाल इसलिए क्योंकि भाई बाकी जगह तो अलायंस में है, लेकिन वहां तो अलायंस में है नहीं। अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया था कि पंजाब में कोई अलायंस नहीं, कोई सीट नहीं देंगे।
तो कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर हमला भी कर रही है या बच रही है? जी देखिए, दोनों बिल्कुल आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर आप पार्टी कड़ी चुनौती भी कांग्रेस के लिए बन चुकी है। जिस तरह अच्छी तादाद में पिछली बार कांग्रेस की सीटें आई थी, वो स्कोर इस बार मेंटेन करना यहाँ कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और बीजेपी ने कई जगह अच्छे उम्मीदवार यहाँ पर उतारे और लगभग हर सीटों पर बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है अकेले दम पर। हालांकि शिरोमणि अकाली दल उनके साथ इस बार नहीं है, वो अलग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हालांकि 2022 में उसने प्रचंड जीत वहां पर पंजाब में हासिल की और हमने देखा कि शरीयत के बड़े बड़े दिग्गज तक चुनाव हार गए वहां पर। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने इस उम्मीद में कि हम लोकसभा में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अपने कई विधायकों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस यहां पर मुख्य पार्टी हमेशा से रही है, मजबूत मानी जाती है, लेकिन क्या जो विधायक उतारे गए आम आदमी पार्टी की तरफ से वो क्या दिक्कत बढ़ा रहे हैं कांग्रेस की? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 5 से 7 सीटों पर अच्छी स्थिति में। हम लुधियाना की बात करें तो यहाँ अशोक पप्पी है जो कांग्रेसी आए, वो विधायक है, उनको टिकट दिया है। वो लुधियाना में अच्छी चुनौती कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों को यहाँ पर पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दीपिका मुख्य मुकाबला अगर हम बात करें तो आप पार्टी और कांग्रेस में दिख रहा है। जैसे कि पंजाब में बीजेपी कभी 1, कभी 2 और अधिकतम 3 लोकसभा सीटें यहाँ पर हासिल की है। तो उसका स्कोर ये मेंटेन रहे या इससे ज्यादा जाना संभव नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन ने कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चुनौती पेश की और यही नहीं हरियाणा में भी उसकी छाया है, वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो जी देखिए, जो गुरदासपुर है वहां से रंधावा पहली बार विजेंद्र अपनी जिंदगी में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, उनके पिता 2 बार पीसीसी चीफ यहाँ पर रह चुके हैं। उनके लिए अच्छी स्थिति विजेंद्र इसलिए है कि अधिकतर जो विधायक है, एक विधानसभा सीट को छोड़कर अधिकतर विधायक कांग्रेस है। कांग्रेस ने वहीं अच्छा प्रदर्शन गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र में किया था और किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा है, वो भी उसी इलाके से यहाँ पर आते हैं। हालांकि उनका पहला चुनाव है और कड़ी चुनौती उनको यहाँ पर मिल रही है। बठिंडा की हम बात करें तो जिस तरह प्रकाश सिंह वो बादल थे, उनके हरसिमरत वो सांसद रह चुके हैं लगातार, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो पटियाला, लुधियाना और बठिंडा, यहाँ पर आप और कांग्रेस पार्टी है। ठीक है दिनेश, वापस आपके पास आएंगे। पंकज सोनी जी, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि भाई बीजेपी वहां बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है और उसमें मैं संघ को भी जोड़ता हूं जहां कमजोर होते हैं। पंजाब शुरू से कमजोर कड़ी रही है, गठबंधन के दौरान ठीक है कई बार गठबंधन का हिस्सा रही हैं, लेकिन मूल रूप से बीजेपी कमजोर रही है। पंजाब पर क्यों बीजेपी कमल खिलाने में इतनी कामयाब नहीं होती? देखिए, पंजाब में बीजेपी ने हमेशा गठबंधन की राजनीति की रही है, क्योंकि पंजाब के का मोटे रूप से आप समीकरण समझ लें, वहाँ पर जो वोटिंग जातियों में अगर आप उसको अगर डिवाइड करके देखें तो एक सिख कम्युनिटी है और एक पंजाबी कम्युनिटी जिसको वहाँ पर हिंदू कहा जाता है। ये वो स्टेट है जहाँ पर इन दोनों कम्युनिटियों के बीच में लंबे समय से एक अजीब सी वो देखी जाती है, मान लीजिए खींचमतान देखी जाती है। तो जहाँ तक कांग्रेस और अकालियों का सवाल है, उनका पूरा फोकस सिख वोटरों पर रहता है और बीजेपी का जो फोकस है वो वहाँ का जो पंजाबी जिसको हिंदू वोटर कहा जाता है, बीजेपी का फोकस उस पर उन वोटों पर रहता है। अकालियों के साथ जो भाजपा का समझौता था, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी था और बड़ा बेहद मजबूत गठबंधन पंजाब में कहा जाता था, उस समय क्लियर कट उनका डिवाइडेशन था। जो सिख बहुल्य इलाके हैं जो वहाँ पे उनका दबदबा है, वहाँ अकाली दल अपने कैंडिडेट उतारेगा और ऐसे इलाके जहाँ पर पंजाबी वोटर जो हिंदू वोटर वहाँ कहा जाते थे, वहाँ पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। ये क्लियर कट उनका गठबंधन था। इस गठबंधन के चलते 10 साल वहाँ विधानसभा में गठबंधन सरकार रही और लोकसभा में भी कई बार अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले। लेकिन क्योंकि अब भाजपा के पास एक वहाँ पे कोई इस तरह का कद्दावर चेहरा नहीं है जो उस जगह जो वोटरों को मोबिलाइज कर सके, ऐसे में बीजेपी का सहारा वहाँ पे कुछ आपने देखा होगा पिछले चुनाव में सनी देओल को बीजेपी ने उतारा था। उससे पहले विनोद खन्ना एक बड़ा चेहरा रहे हैं बीजेपी का, जो लगातार वहाँ सांसद का चुनाव जीतते रहे। लेकिन स्थानीय तौर पर भाजपा के पास वहाँ पर कोई भी पंजाबी कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी का कोई बड़ा कद्दावर चेहरा नहीं होना वहाँ भाजपा के लिए बहुत अब तक नुकसानदायक रहा है। अकालियों से समझौता टूटना भी बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा उस पर्टिकुलर उस स्टेट में, पंजाब में। तो कुल मिला के देखें तो अभी भी भाजपा, जैसे दिनेश डांगी बता रहे थे, बहुत कुछ करने की वहाँ स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वहाँ मुख्य मुकाबला जो है वो जो फौरी तौर से नजर आ रहा है, अंदर खाने में क्या है वो नहीं कहा जा सकता।
आपकी क्योंकि वहाँ सरकार है और कांग्रेस अभी सरकार से हटी है, और कांग्रेस का भी एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर, एससी मतदाता है वो कांग्रेस के साथ रहता है, वो एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर कांग्रेस के पास है। तो कुल मिला के देखें तो इस बार भी इस स्टेट से भाजपा को अगर कोई उम्मीद होगी तो 1 या 2 सीटों से ज्यादा उम्मीद भाजपा को नहीं दिखाई दे रही। लेकिन नरेश जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि अगर इस 5वें चरण की बात करें, हमने पहले चरण से लेकर अब 5वां चरण है, हमने प्रचार की कई भाषा को हमने सुना, बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार किया गया, लेकिन 5वां चरण आते आते हमने ये भी देखा कि भावात्मक अपील भी हो गई और साथ ही साथ अपनी योजनाओं को भी बताया गया, कामों को भी गिनाया गया। लेकिन यहाँ जाति और प्रत्याशी से इतर क्या वाकई में लोकल मुद्दे हावी आपको नजर आते हैं जो इस 5वें चरण की सीटों को प्रभावित करते हैं? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें स्थानीय मुद्दे गौण होते हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि जातिगत समीकरण होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। जहाँ तक आपने 2 बातें कही कि एक तो बयान और एक इमोशनल। बयान मैंने सुना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अभी आपने पंजाब का जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप और कांग्रेस में कैसा गठबंधन है। एक जगह तो हाथ में झाड़ू पकड़ी हुई है जी, और पंजाब में कहते हैं झाड़ू वाला चोर है। तो ये किस तरह की राजनीति की है? दिल्ली में है, आप गठबंधन में है, एक दूसरे के लिए सीट छोड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं, और पंजाब में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक राजनीति का एक नज़ारा तो ये है। रही बात आपने इमोशनल बात कही, तो इमोशनल जो टच है वो हमें देखने को मिला रायबरेली और अमेठी में। बिल्कुल। जब सोनिया गांधी आके कहती है कि मैं राहुल गांधी को आपको सौंप रही हूँ, तो वो इमोशनल टच देने की कोशिश की गई। और ये सही भी है कि अगर हम अमेठी या रायबरेली की बात करें तो वहाँ इमोशनल चुनाव है, क्योंकि गांधी परिवार की सीट रही है और गांधी परिवार चाहता है, क्योंकि कुल जो आज की जो सीटें हैं 14 सीटें, उनमें सिर्फ 4 सीटों पे जो है वो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बाकी जो सीटें हैं उन पे सपा चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में चूँकि इनमें से सिर्फ एक रायबरेली वो कांग्रेस के पास थी, तो कांग्रेस की एक कोशिश है कि कम से कम रायबरेली तो अपने पास रखे, और अमेठी जो छिन गई थी पिछली बार, राहुल गांधी हार गए थे, उसको फिर से हासिल किया जाए। तो ऐसे में आपने देखा होगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और न जाने कितने नेता उन्होंने रायबरेली और अमेठी पे फोकस किया, क्योंकि यहाँ से गांधी परिवार की जो राजनीति है उसके लिए एक बड़ा मैसेज आता है। भले ही वायनाड से राहुल गांधी चुनाव जीत गए थे, लेकिन आज तक उनके पीछे ये जो अमेठी की जो हार है वो पीछा नहीं छोड़ रही कि अमेठी से हार गए थे। तो ऐसे में अब रणनीति उन्होंने बदली है इमोशनल टच देके, क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली में अपने लिए भी वोट मांगे, लेकिन अमेठी में किशोरी के लिए वोट मांगे, अपने जो पिताजी के। शर्मा जी, इसमें भावनात्मक बयान, अगर इसमें एक लाइन और जोड़ दी जाती कि भाई मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं और अगले 5 साल वो आपकी सेवा करेंगे, तो शायद संदेश स्पष्ट होता। अब क्योंकि कंफ्यूजन यहां तो रहेगा ना कि भाई वायनाड छोड़ेंगे या जीत गए तो रायबरेली छोड़ेंगे, और इस स्थिति में वायनाड छोड़ने की स्थिति में वो आएंगे, ऐसा लगता नहीं। तो ये तो जनता के बीच में होगा ना कि भाई बेटा तो सौंपा जा रहा है, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए, अगले 5 साल के लिए। देखिए विजेंद्र, जहाँ तक अगर हम 14 सीटों की जो उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उनमें से एक सीट ऐसी है जिसमें कांग्रेस बढ़त पे हमें देखने को मिल सकती है, वो है रायबरेली। और यही कारण है कि रायबरेली फोकस इसलिए रखा गया है, जो आपने कहा कि सौंपे या ना सौंपे, क्या बेटा वहाँ रहेगा, या जो प्लान बी है कांग्रेस का कि वायनाड से भी अगर राहुल जीतते हैं और रायबरेली से भी जीतते हैं तो फिर रायबरेली को राहुल छोड़ सकते हैं और उसके बाद प्रियंका यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। तो इसलिए अभी जो आपने बात कही वो पूरी बात उन्होंने कंप्लीट नहीं की है, क्योंकि वो प्लान बी में है, ऐसा कहा जा रहा है। और आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के नेताओं के भी जब इस तरह के बयान आए थे, जब रायबरेली का कैंडिडेट जो घोषित हुआ था कि अभी तो देखते जाइए आगे क्या होता है, हमारा प्लान क्या होता है। अमेठी, चूँकि अमेठी अब उन्होंने अपने जो कह सकते हैं कि उनके एक तरह से कार्यकर्ता रहे, गांधी परिवार से जुड़े रहे किशोरी, उनको उतारा है। और ये बात सही है, ये एक बात कही जाती है कि अगर राहुल गांधी फिर अमेठी से लड़ते तो कह नहीं सकते थे कि वो हारते या जीतते क्या रहता, लेकिन किशोरी जो है वो इस मुकाबले को थोड़ा अच्छा बना रहे हैं। लेकिन हम ये तो मानकर चल रहे हैं नरेश जी कि भाई इंटरनली सर्वे तो हुआ होगा और उस सर्वे में राहुल गांधी प्लस नजर नहीं आ रहे होंगे। देखिए दो नेगेटिव पॉइंट जो थे राहुल गांधी के लिए अमेठी में, वो एक तो ये था कि वो चुनाव हार गए थे पिछला,
अमेठी जो कि एक ताकतवर सीट कही जाती थी कांग्रेस के लिए, वो हार गए थे। दूसरा, उसके बाद 5 साल तक वो अमेठी से दूर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो दो नेगेटिव जो आप बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट आई थी, बिल्कुल इस तरह की रिपोर्ट थी। इसी कारण से आपको ध्यान होगा कि अमेठी और रायबरेली कई दिनों तक किस्सा चलता रहा। फिर तय किया गया कि चूंकि सोनिया गांधी है वो तो राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई है, तो रायबरेली की जो सीट है अब फिर ये तय हुआ है कि क्या राहुल गांधी को दी जाए या प्रियंका गांधी को दी जाए। तो राहुल गांधी को चूंकि भले ही वो ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस में पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं कहीं से कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन चेहरा बनाने की कोशिश वही है कि रायबरेली की जो सीट है वो किसी भी तरह से कांग्रेस के हाथ से निकल ना जाए। तो वहाँ पे इसके अलावा और कोई चेहरा नहीं था कि सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ सकती और प्रियंका गांधी लड़ना नहीं चाहती। दिनेश जांगी से पूछ लेते हैं। दिनेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई अमेठी और वायनाड इसलिए लड़े क्योंकि अमेठी को लेकर उनके पास रिपोर्ट होगी कि जीतना मुश्किल होगा तो वायनाड चले गए? इस बार ऐसा तो नहीं है कि वायनाड में रिपोर्ट ऐसी है कि मुकाबला फंस सकता है इसलिए रायबरेली साथ आ गए? जी देखिए विजेंद्र, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना जरूरी था रायबरेली सीट से कांग्रेस के बड़े नेता का, क्योंकि जिस तरह रायबरेली को सोनिया गांधी छोड़कर गई, राज्यसभा से चली गई, तो एक कांग्रेस के अंदर ये चर्चा हुई कि एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। तो बाद में राहुल गांधी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वायनाड से ठीक है। तो प्रियंका गांधी का नाम चला, पार्टी के रणनीतिकारों को लगा कि परिवारवाद का ठप्पा इस पर लग सकता है, तो लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़े। ये एक कह सकते हैं कि कांग्रेस रणनीतिकारों ने पीठ दिखाने जैसा फैसला लिया, बहुत गलत मैसेज किया, क्योंकि आप किशोरी लाल शर्मा कह रहे हैं हमारे परिवार के वफादार हैं, उनको रायबरेली से नहीं लड़ाया गया, उनको अमेठी से लड़ा दिया गया। लेकिन अब मुकाबला वहाँ पर अलग हो चुका है। स्मृति ईरानी बनाम कांग्रेस संगठन का बनाने की कोशिश की, जिस तरह गांधी परिवार ने उनका कैंपेन किया। और जहां तक बात है, मुझे लगता है कि अगर दोनों जगह चुनाव जीतते हैं राहुल गांधी, तो रायबरेली सीट वो खाली कर सकते हैं और उसके बाद प्रियंका गांधी को वहां चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि चलते चुनाव में अगर दोनों भाई बहन चुनाव लड़ते तो परिवारवाद का ठप्पा लगाए जा सकते थे। तो अमेठी में जिस तरह गांधी परिवार ने प्रचार किया है और वहां पर खुद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन किशोरी लाल शर्मा को लड़ा, ये एक नेगेटिव पॉइंट था। कई कांग्रेस नेताओं का कहना था कि राहुल गांधी को आगे बढ़कर एक जज्बा दिखाना था, उनको भी अमेठी से चुनाव लड़ना था। लेकिन इसमें भी कांग्रेस जो रणनीतिकार उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह सियासी शतरंज में है कि हम प्यादे से, यानी किशोरी लाल शर्मा को दबी जुबान में कहा कि हम पीए से हरा के स्मृति ईरानी से जो पिछली हार का हिसाब है वो चुकता यहाँ पर करना चाहते थे। लेकिन बीते चुनाव की अगर बात करें तो इन 49 सीटों में से 32 पर बीजेपी जीती थी। सर्वे तो बीजेपी ने भी कराया होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बाकायदा वो शिवसेना के साथ थी। मेरा सवाल यह है कि इन 32 में से कितनी सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी खुद को इस बार कमजोर महसूस कर रही है, और क्या इन 49 में से कुछ सीटें आपको ऐसी दिखाई दे रही हैं जहां बीजेपी लीड कर सकती है? देखिए, दो बातें हैं कि एक तो जो अभी दिनेश डांगी बात कर रहे थे, दिनेश डांगी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि बीजेपी अपनी किसी भी सीट को कमजोर नहीं मानती है। हालांकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक दाव था। कई बार एक राजनीति में ऐसा होता है, युद्ध की अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल से, तो बड़े से बड़े योद्धा को बाद में भेजा जाता था, तो पहले छोटे योद्धाओं को भेजा जाता था। तो अमेठी और रायबरेली का उदाहरण सभी ने भी देखा है कि किस तरीके से परंपरागत सीट थी वो चली गई थी। और इस बार जो दो दाव खेले गए हैं, किशोरी लाल शर्मा और दूसरा खुद राहुल गांधी आए हैं। नरेश ने भी अपनी बात कह दी कि रायबरेली से फिर प्रियंका पर विचार किया जाएगा। तमाम तरीके की बातें हैं। इन बातों के आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यह भी देखा जाएगा कि पिछली बार की स्थितियां क्या थी, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति पिछली बार उद्धव ठाकरे और शिंदे एक थे, दोनों की एक ही पार्टी थी। इस बार दोनों अलग है। तो क्या भावनात्मक रूप से महाराष्ट्र में कुछ इस बार दिखाई दे रहा है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ उड़ीसा में मुझे लगता है कि प्लस होने जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में भी ये तय मान कर चलिएगा पिछली बार से ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। बाकी की अगर हम एक एक सीट की बात यहां पर नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट को कमजोर नहीं मानती है, हर एक सीट को मजबूत मानती है। लेकिन चुनाव जब बीजेपी लड़ती है तो चुनाव उस आधार पर लड़ती है कि सीट को कमजोर ही माना जाए, क्योंकि यदि मजबूत मानेंगे तो कार्यकर्ता अति उत्साहित हो जाएगा और अति उत्साह में कार्यकर्ता को आने नहीं दिया जाता। तो यहां पर यही उनकी रणनीति होती है और इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी जी बिल्कुल। और देखिए
आप जिक्र कर रहे हैं रायबरेली से विधायक हैं अदिति सिंह, हम सुना देते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी में थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, जीती भी, विधायक बनी, पिता की विरासत को लेकर आगे बढ़ी। लेकिन अब क्योंकि रायबरेली में मतदान हो रहा है और ये परंपरागत सीट कांग्रेस पार्टी की रही है, खुद 5 बार सोनिया गांधी यहां से सांसद रही हैं, लेकिन रायबरेली से विधायक अदिति सिंह क्या कह रही हैं वो भी सुनना जरूरी है। सुनते हैं। पार्ट ऑफ इलेक्शंस या एंड जो आप बात कर रहे हैं कि प्रियंका जी यहाँ 6 तारीख से हैं और सोनिया जी ने भी, अदरवाइज तो ये लोग कभी आते ही नहीं हैं, तो चुनाव है तो बेशक आए हुए हैं जितने भी दिनों से, जो भी आप कह रहे हैं। तो आई थिंक कि एक बस उनके लिए सॉर्ट ऑफ चुनावी प्रक्रिया है कि हाँ आना है, जाना है, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट्स दैट, यू नो, लोकल में तो हम ही लोग रहते हैं। मैम, एक बड़ी बात ये भी है, आप ओवरऑल चुनाव को कैसे देख रही हैं? ओवरऑल चुनाव उत्तर प्रदेश का कैसे जा रहा है और किस तरीके से जो है एनडीए का परफॉर्मेंस रहने वाला है? डेफिनेटली देखिए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, सो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि इतनी सीटें उतनी सीटें, बट द वन थिंग आई कैन टेल यू फॉर श्योर इज़ बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत अच्छे वोटों से सीटों से सरकार बनेगी। एंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एंड कंटिन्यूटी इज़ ऑल्सो समटाइम्स वेरी वेरी गुड, stability and continuity is very good for all the projects that are already ongoing, for a foreign policy, for so many things that are already in motion. So this is something I'm personally also very happy about, with the brilliant performance of the NDA and of the Bharatiya Janata Party, and I have absolutely no doubt about it कि तीसरी बार आदर महिलाएं नीचे देखो ध्यान से, थोड़ा देख ले, महिला पत्रकारों को खुद धक्का ना दें। लोकतंत्र के पर्व पर सहभागी और सहयोगी होने वाले हर भारतीय को आज इस लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ तो देखिए, मैंने अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ वोट कास्ट किया, इसका जिक्र स्मृति ईरानी भी कर रही हैं। हालांकि आप देख रहे हैं महिलाओं के बीच में वो इस वक्त मौजूद हैं और इसको लगातार वो ये कहती रही हैं कि लोगों का जुड़ाव मुझसे रहा है, लेकिन उन्होंने विकास की खूब बातें की हैं। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए, धन्यवाद। स्मृति ईरानी को आप सुन रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने वोट डाला और उससे पहले जब आप सुन रहे थे तो बाकायदा जो कांग्रेस का फेस हुआ करती थी वो बीजेपी का फेस विधायक बनी और उन्होंने एक लाइन में रायबरेली और अमेठी को वाइंड अप किया कि वो बड़े नेता हैं, आते हैं चुनाव के दौरान चले जाते हैं, हम यहाँ के लोकल नेता हैं, जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। और अमेठी से बीजेपी की कैंडिडेट हैं स्मृति ईरानी। बीते चुनाव में वो जीती, जबकि 2014 में राहुल गांधी से चुनाव हारी थी। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था और उस मार्जिन को उन्होंने 2019 में न सिर्फ पूरा किया बल्कि राहुल गांधी को शिकस्त दी। इस बार राहुल गांधी अमेठी से मैदान में नहीं, रायबरेली से मैदान में है और बीजेपी ने इसको भी लेकर इश्यू बनाया कि भाई राहुल गांधी भाग गए हैं, सीट छोड़कर भाग गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा सभा के दौरान भी भाषण दिया कि भागिए नहीं, मुकाबला कीजिए, डटे रहिए। बिल्कुल, और इसका काउंटर भी कांग्रेस की तरफ से विजेंद्र किया गया कि हम भागे नहीं है बल्कि हमने तो ऐसे कि प्रत्याशी को उतारा है जो लंबे समय से अमेठी के बीच में रहा है। बहरहाल इस पर देख रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वोट कास्ट किया है। मतदान करने के बाद
की अहम तस्वीर है। हालांकि लगातार नजर आ रहा है, खासतौर से महाराष्ट्र की बात कर ले तो साख कई दिग्गजों के दाव पर है। कई अहम चेहरे हैं जो आज प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं इस 5वें चरण में। तो वोट कास्ट करने के लिए भी तमाम अहम चेहरे नजर आ रहे हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस के साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी सुबह 7 बजे से ही वोट कास्ट करने जा रही है। और इसी बीच में यह अहम तस्वीर जब एकनाथ शिंदे वोट करने के लिए पहुंचे और मतदान करने के बाद उंगली पर स्याही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट भी सामने आ चुका है और उम्मीद जरूर ये की जा रही है कि 5वां चरण बाकी 4 चरणों से बेहतरीन हो वोटिंग प्रतिशत के मामले में, वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से। और इस बीच ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये सभी 8 तस्वीर मुंबई से है, जहां अनिल अंबानी, शशिकांत दास, आरबीआई गवर्नर, अक्षय कुमार, अभिनेता फरहान अख्तर, राजकुमार राव वोट कास्ट करने पहुंचे। तो इसके अलावा भी यह अहम तस्वीरें जब परेश रावल, सान्या मल्होत्रा और जानवी कपूर भी मतदान करने के लिए अपने बूथ पर पहुंचे और वोट डालकर मीडिया से भी रूबरू होते हुए अपील यही की कि बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंट सामने आए। महाराष्ट्र मुंबई से ये अहम तस्वीरें हैं। हालांकि इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई, एकनाथ शिंदे ने भी मतदान किया। तो 5वें चरण बेहद महत्वपूर्ण है और 5वें चरण को लेकर ही वोटिंग का दौर सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। पहला वोटिंग परसेंट भी आ चुका है सुबह 9 बजे तक का। और ये अहम तस्वीर आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह वोट डालने पहुंचे हैं। आपको बता दें लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री, लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं और इस बार फिर से उसी जीत को दोहराना चाहेंगे राजनाथ सिंह। हालांकि लखनऊ बीजेपी का ही गढ़ कहा जाता है इस सीट को और ऐसे में लगातार उम्मीद यही उन्हें कि एक बार फिर जीत मिलेगी। वहीं यह अहम तस्वीर है, सुनील शेट्टी वोट डालने पहुंचे। जैसा कि हम बता रहे हैं कि आज कहा भी जा रहा है कि सितारे जमीन पर हैं और ये सितारे हैं बॉलीवुड सितारे। अलग अलग चेहरे आज सभी नजर आ रहे हैं, हर खास जो आम नजर आ रहा है क्योंकि सभी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं अपने अपने बूथ पर। और ये अहम तस्वीर आप देख रहे हैं, सुनील शेट्टी भी वोट कास्ट करने पहुंचे। हालांकि इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई, जानवी कपूर, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, परेश रावल सभी वोट डालने पहुंचे। तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अहम 49 सीटें हैं। नौ केंद्रीय मंत्री जो कि मैदान में है प्रत्याशी के तौर पर, आज उनकी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे और इसलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपील लगातार कर रहे हैं न सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि सेलिब्रिटीज भी। उनचास ये अहम सीटें जिस पर करीब 40 पर जीत दर्ज बीजेपी ने 2019 में की थी और इसलिए उस जीत को दोहराना चाहेगी बीजेपी। और यही वजह रही कि उन्होंने कई जगह कैंडिडेट भी बदले और कई जगह समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी को रिपीट किया। और चलिए, क्योंकि जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, लेकिन पहला वोटिंग परसेंट आ चुका है। सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट क्या है, चलिए उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर कितने परसेंट वोट सुबह 9 बजे तक दर्ज किए। देखिए ओवरऑल अगर इन 49 सीटों की बात करें तो 10.28% यहाँ पर वोटिंग दर्ज की गई है, यानी कितने फीसदी मतदान हुआ है। बिहार में वही 8.86% वोटिंग हुई है, तो जम्मू कश्मीर में ये आंकड़ा है 7.63% का। झारखंड में 11.68% वोटिंग हुई है, तो लद्दाख में 10.51% मतदान हुआ है। लद्दाख की एकमात्र सीट जिस पर आज वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र जहां पर 6.33% वोटिंग हुई है, तो ओडिशा में 6.87% वोटिंग दर्ज की गई। हालांकि महाराष्ट्र में लगातार हमने हर पिछले 4 चरणों में भी देखा कि वोटिंग परसेंट
उतना नजर नहीं आ रहा है, बाकी राज्यों की तुलना में कम नजर आ रहा है। और अभी शुरुआत में भी 6.33% ही वोटिंग दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश जहां पर 12.89% मतदान हुआ है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 15.35% वोटिंग हुई है। हालांकि पश्चिम बंगाल का ट्रेंड रहा है, हमेशा वहां पर वोटिंग परसेंट बहुत बेहतर आता है और ऐसे में अभी तक यानी सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है वो 15.35% रहा। और चलिए राजकुमार राव क्या कुछ कह रहे हैं, राजकुमार राव उन्हें सुन लेते हैं। मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, मैं वहाँ छोड़ के रात को फ्लाइट पकड़ के आया सुबह सुबह वोट डालने के लिए और अब वापस जा रहे हैं क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस माही का प्रमोशन भी है। तो अभी जल्दी फ्लाइट है, जानवी भी वहाँ वेट कर रही है। हम दोनों को जाना है, प्रमोट करना है बनारस में, वाराणसी में, काशी में प्रमोट करना है, उसके बाद शूट भी रिज्यूम करना है। And also how important as a public figure it becomes for you to cast your vote? It's very, very important. If through us, if people can get influenced, then of course that's the biggest thing that we can do. To make people aware about the importance of voting. So I'm very happy. I'm very thrilled that Election Commission chose me to be the national icon, and I understand. I totally understand how important it is. It is our moral duty and a responsibility towards our nation. So I appeal to all of you to please come out and cast your vote. Also you were an election icon, and after that ये जो जिस तरीके से अभी आपने वोट किया है, so what do you think upon it? What are the issues that you are focusing on that your vote will bring a change? That's very personal. I don't. Of course, we all want our nation to grow, to shine. It's already shining. I'm sure it's going to shine even more in coming years. Yeah. Thank you. Thank you. तो राजकुमार राव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि वो शूटिंग पर थे, प्रमोशन पर थे, सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए मुंबई लौटे, इसके बाद वापस वाराणसी जाना है, वहां पर शूट करना, प्रमोट करना है, मूवी का प्रमोशन है, लेकिन इसके बीच में वक्त निकालकर वोट डालना ये दर्शाता है कि कितना जरूरी है मतदान करना। और उन्होंने कहा भी कि हम कई लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरे हमसे मोटिवेट होते हैं, तो ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। और इस बीच देखिए ये 8 अहम तस्वीरें। अमेठी की तस्वीर जहां पर स्मृति ईरानी पहुंची, पीयूष गोयल, साध्वी निरंजन ज्योति, ये सभी भाजपा प्रत्याशी हैं। चौथी अहम तस्वीर मुंबई उत्तर पूर्व से जहां पर वोट डाला है मिहिर कोटेचा ने, भाजपा प्रत्याशी हैं। दिनेश प्रताप सिंह, दिलीप सुंदरगढ़ से, तो मुंबई उत्तर मध्य की भी ये अहम तस्वीर है क्योंकि प्रत्याशी अहमियत रखती है। वर्षा गायकवाड़ यहां से कांग्रेस की प्रत्याशी है, तो अरविंद सावंत शिवसेना से। ये 8 तस्वीरें हैं प्रत्याशियों की जब वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और लगातार अपील करते भी नजर आए, क्योंकि जितना ज्यादा वोट पड़ेंगे, जितना अच्छा वोटिंग परसेंट आएगा, उतने वो और आश्वस्त होंगे कि मार्जिन भी बड़ा जीत का हो सके, क्योंकि प्रत्याशी तो हर कोई दावा करता है अपनी जीत का, वो तो जनता तय करेगी। और इसलिए बेहद अहम है ये 5वां चरण, और इसी के तहत ही ये 8 तस्वीरें जहां प्रत्याशी जब वोट कास्ट करने पहुंचे तो उस वक्त की ये अहम तस्वीर। हालांकि सुबह 7 बजे से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था। तो इस 5वें दौर में किसका जोर चलेगा ये बेहद महत्वपूर्ण है, और इसलिए सुबह से तस्वीरें भी ये खास हो जाती हैं। मत डाला है। आज 5वें चरण के सभी मतदाताओं से, भाइयों बहनों से हम प्रार्थना करेंगे कि वह जरूर मतदान करें। कितने आश्वासित हैं जो स्वीप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल 40 की 40 बिहार में। तो लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इस बीच अहम तस्वीरें भी जहां वोट कास्ट करने फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन और गोविंदा को आप देख सकते हैं, शिवसेना में शामिल हुए गोविंदा और वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज जी, महाराष्ट्र की तस्वीरें बेहद अहम है, वोट कास्ट करने वालों पर भी आज नजर है क्योंकि फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, तो प्रत्याशी भी काफी खास। महाराष्ट्र 13 सीटें। देखिए, महाराष्ट्र राजनीतिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जिस तरीके से दलों की खिचड़ी बनी हुई है, वहाँ पर पूरे देश की नज़र यहाँ के राजनीतिक परिवेश पर है। लेकिन शुरुआती मतदान में इस बार 5वें चरण में महाराष्ट्र कुछ पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वोटिंग परसेंटेज यहाँ का पिछले चुनावों में जो पिछले चरण थे उसमें काफ़ी ठीक रहा था, लेकिन इस बार जो शुरुआती है वो संकेत महाराष्ट्र के लिहाज से ठीक नहीं है। और अब तक जो आपने वोटिंग परसेंट बताया उसमें अगर हम बात करें तो इस पूरे चुनाव में 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं
लद्दाख और बारामूला, इनका जिक्र करना इस जो 5वें चरण का चुनाव इसमें बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दोनों वो सीटें हैं जहां पर राष्ट्रीय मुद्दे या ये मानिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लगे दोनों जो सीटें हैं, इसकी चर्चा सीमा पार पे भी है। तो इस पे हमें चर्चा करना, इसलिए मैंने आपको चर्चा इसलिए छेड़ी इस पे कि लद्दाख वो सीट है जहां पर से हाल फिलहाल में इसको जम्मू कश्मीर से अलग कर एक अलग केंद्रीय शासित प्रदेश का इसको दर्जा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पहली बार वोटिंग हो रही है। और बारामूला, जैसे आप जानते हैं कि जो कश्मीर घाटी का बेहद अहम इलाका है, 4 जिले और 18 विधानसभा सीटों को मिलाकर ये इलाका बना हुआ है, यहाँ पर वोटिंग हो रही है। तो मतदान का अगर कुल प्रतिशत देखें तो इन दोनों जगहों पर उत्साहपूर्ण मतदान दिखाई दे रहा है। जम्मू का ये जो बारामूला सीट है 10% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। यही लेह लद्दाख की स्थिति है, यहाँ पे भी करीब करीब इतना मतदान हो चुका है। तो मतदान के लिहाज से देखें तो पूरे देश की नज़र इन 2 सीटों पर है। बाकी और राजनीतिक दलों की नज़र और सीटों पे होगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे उड़ीसा की बात करें। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों के लिहाज से ये 2 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं और जहां पर अच्छा मतदान अभी तक देखने को दिखाई दिया है पिछली बार की तुलना में। बिल्कुल, लेकिन अभी महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया और ये सिर्फ ये चरण नहीं है पंकज जी, पिछले भी चरणों में देखा जाए और दूसरे राज्यों से उसकी तुलना की जाए तो महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंट कम होने की वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए, महाराष्ट्र में जो मतदाता है वो बहुत ज्यादा भ्रमित है, क्योंकि वहां पर जो लड़ाई असली और नकली पार्टियों की है। चाहे वो शिवसेना असली कौन सी है उसको लेके मतदाता भ्रमित है, चाहे एनसीपी असली कौन सी है, शरद पवार की है कि अजीत पवार की है, उसको लेके मतदाता भ्रमित है। कुल मिला के वहां पर जो लड़ाइयां हैं वो इन सीटों पे, कई सीटों पर इन दोनों पार्टियों के बीच में आपस में नजर आ रही है। और वहां का मतदाता इस बात को लेकर बेहद भ्रमित नजर आ रहा है कि आखिर असली पार्टी कौन है, और जो कोर वोटर है वो उसकी कंफ्यूजिंग की स्थिति यहाँ वोटिंग परसेंटेज पे असर डाल रही है। वोट कम होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि वो सीटें जहां पर शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी के बीच जहां पर अगर फाइट मानी जा रही है, वहां मतदान का परसेंट कुछ कम दिखाई देगा आपको। एनसीपी में शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार की जो पार्टी है, अगर वो प्रत्याशी आमने सामने उस सीट पे है तो वहां परसेंटेज आपको कम दिखाई देगा। इससे पहले अब तक जो चुनाव हुए हैं वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण क्लियर कट भाजपा शिवसेना के पक्ष में रहता था और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी के बीच में रहता था। इसी को लेकर नरेश जी आपसे सवाल रहेगा। और जिस तरह से महाराष्ट्र में तस्वीर बदली है 2019 और उसका 2024, 5 सालों में विकास के लिहाज से देखा जाए, फैसलों के लिहाज से देखा जाए, बदलाव बहुत हुए। लेकिन अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात की जाए तो पार्टी वाइज भी बहुत सारी तस्वीर है और बहुत बदलाव देखने को मिला है। किस तरह से 2-2 धड़ों में बट गई है एक पार्टियां जो कि एक तरफ रहती थी, और ऐसे में इसका असर कितना महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव में पड़ेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए काफ़ी सिनेरियो बदला है पिछले लोकसभा चुनाव में और इस बार के चुनाव में। और जहाँ तक हम बात करें तो जैसे पहले भी एक बात सामने आई थी और पंकज ने ठीक कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति रही है इस चुनाव में कि जहाँ वो पिछली बार चुनाव लड़ी, जहाँ वो ताकतवर है उन्हीं सीटों पे उनका फोकस है। लेकिन जो शिवसेना और एनसीपी जो 2-2 गुट वहाँ बने हैं उनका आपस में मुकाबला है। यानी जहाँ शिवसेना पहले जहाँ लड़ी थी तो वहाँ पे शिवसेना के दोनों गुट है वो आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही। एनसीपी जहां ताकतवर है वहाँ एनसीपी के दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो बिल्कुल इस बार बदल के सामने आया है। तो इस बदलते सिनेरियो में क्या जो वोट बैंक का किस तरह से शेयरिंग होती है, किस तरह से जो वोट है वहाँ का वो किसके पास जाता है, कि एकनाथ शिंदे के साथ रहता है, उद्धव ठाकरे के साथ रहता है, अजीत पवार के साथ रहता है, शरद पवार के साथ रहता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर ये कह सकते हैं कि इस बार जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो कुछ अलग तरह का चुनाव होगा। बिल्कुल, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुन लेते हैं। हाजीपुर से इसीलिए हमेशा इनका आशीर्वाद लेने आता हूँ। आगे भी ये विश्वास हमेशा विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। जैसा मैंने कहा, इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज जो कुछ भी हूँ, इसीलिए हमेशा आता हूँ। महत्वपूर्ण दिन में खास तौर पे आता हूँ और बाबा का जब बुलावा आता है आशीर्वाद लेने आता हूँ। आशीर्वाद रहेगा, लगता है मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री भविष्य में देख रहे हैं सबको। मैं सिर्फ आशीर्वाद की चाहत से यहाँ पर आता हूँ। जो कुछ भी दिया है इन्होंने ही दिया है। एक ऐसे दौर में था जब मुझसे सब छीन लिया गया था। इसके बाद भी अगर कुछ और पाने की लालच रखूं तो लालची होऊंगा। ऐसे में जितना मिला यही बहुत है। बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो मुख्यमंत्री बनना भी निश्चित रहेगा। तो हाजीपुर से प्रत्याशी चिराग पासवान, जहां बार बार उन्होंने कहना यही कि आशीर्वाद जिस तरह से जनता ने उनके पिताजी को दिया, लगातार वो जीतते रहे हैं, वही प्यार वही आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा, यही मैं उम्मीद करता हूं।
अहम है। जब बिहार की बात करते हैं, 5 अहम सीटें बिहार की जिस पर आज वोटिंग का दौर जारी है, लेकिन बिहार में भी बदलाव देखने को मिला। नीतीश कुमार का कभी एनडीए में साथ आना, कभी अलग हो जाना, कभी अगेंस्ट में बात करना, कभी साथ में उनके फेवर में बोलना। ऐसे में क्या बिहार की तस्वीर, बिहार की आज की वोटिंग को लेकर स्थिति आपको नजर आती है? इस पर मैं आपसे जवाब लूं, उस बीच बड़ी और अहम तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखाते हैं। राजनाथ सिंह ने वोट डाला है, वोट कास्ट किया है राजनाथ सिंह ने, और ये अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि लगातार जीत दर्ज की उन्होंने 2 बार से, और ये जो सीट है सेफ सीट हमेशा से रही है, बीजेपी का गढ़ से माना जाता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी लगातार यहां से जीतकर पहुंचे हैं संसद, और ऐसे में इस कमान को, इस सफर को आगे राजनाथ सिंह ने बढ़ाया है। अब ऐसे में कितनी अहम ये जीत राजनाथ सिंह के लिए भी। ऐश्वर्य, जो तस्वीरें ये नजर आ रही है बेहद अहम है, और खासतौर से अगर इस सीट के इतिहास पर भी गौर करें तो इस बार क्या लगता है, क्या और बड़ी जीत होगी या फिर चैलेंजेस हैं? देखिए, लखनऊ की सीट जो है, इस सीट का अपना एक पुराना इतिहास रहा है अटल जी के दौर से लेकर अब तक, लेकिन राजनाथ सिंह को अपने आप में सभी मजबूत मानकर चलते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह उन नेताओं में शुमार है जो अपने आप को कभी इस लिहाज से आकलन नहीं करते कि वो स्ट्रांग है, वो बड़े लीडर हैं। उन्होंने उसी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है जिस शिद्दत के साथ अमूमन कोई भी राजनेता लड़ता है। लेकिन कहा यही जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जिस लिहाज से जयपुर की सीट को माना जाता है, जयपुर की सीट से तो बिल्कुल सीधे तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन उन सीटों में शुमार है जिन सीटों को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा। हालांकि राजनाथ सिंह अपने आप में दिग्गज नेता है, लेकिन राजनाथ सिंह का लखनऊ में मजबूत होने का मतलब यह है कि राजनाथ सिंह का ये मैसेज जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में भी जाएगा, पूरे देश भर में जाएगा। और राजनाथ सिंह उन नेताओं में शुमार है जो देश के सबसे मजबूत क्षत्रिय नेता के तौर पर माने जाते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ को भी जाति से इस देश में जोड़ दिया जाता है, लेकिन वो संत हैं, उनकी जाति नहीं है, भले ही वो जिस कुल में उत्पन्न हुए वो क्षत्रिय कुल था। लेकिन राजनाथ सिंह के बाद दूसरे दौर के, यानी जो दूसरी पीढ़ी के नेता आते हैं, उनमें नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा चेहरा राजस्थान से है, वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिन्हें सभी जानते हैं। तो राजनाथ सिंह का कद अपने आप में इतना बड़ा है। अब इस कद के मुताबिक लखनऊ की सीट पर वो किस अंदाज से जीतते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं उससे पहले की कुछ सीटों की जो हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की, श्वेता, महाराष्ट्र की बात जो हम कर रहे थे और महाराष्ट्र के साथ दूसरी जगह की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में लगभग जब शिंदे प्रकरण हुआ था उस दौर में लगभग 10 से 15 दिन, और इस दौर में हम कुछ दिन के लिए वहां जाकर देखकर आए। तो ये जो क्षेत्र है, मुंबई से निकले, मुंबई से निकलकर ठाणे, ठाणे से लेकर नासिक, नासिक से लेकर औरंगाबाद, इस क्षेत्र के अलावा भी महाराष्ट्र है। इस क्षेत्र के अलावा विदर्भ वाला क्षेत्र भी है, कर्नाटक से जो टच है, मध्य प्रदेश से जो टच है, वो क्षेत्र भी है। उन क्षेत्रों की स्थितियां, क्या वोटर इस बात का आज जवाब देगा, या वोटर स्वीकार कर चुका है एक नाथ शिंदे को शिवसेना के तौर पर, या वोटर के जहन में आज भी बाला साहब ठाकरे, और बाला साहब ठाकरे को यदि वो पसंद करते थे तो प्रखर हिंदुत्व की वजह से पसंद करते थे, और उस प्रखर हिंदुत्व से थोड़ा सा विमुख उद्धव ठाकरे हो गए। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे को सिर्फ इसी शर्त पर पसंद किया जाएगा कि वो बाल ठाकरे के बेटे हैं, या फिर उनके सिद्धांत बाल ठाकरे वाले हैं या नहीं, इस आधार पर पसंद किया जाएगा। और कमोबेश वो स्थितियां थोड़ी देर पहले जो पंकज सोनी कह रहे थे कि पंजाब में अकालियों का साथ उस दौर में अटल जी ने लिया था, अकालियों का साथ अब नहीं है, और अकालियों का साथ लेने का भी कारण था, कारण यही था कि सिख वोट बैंक को मजबूत तरीके से पैठ बनाए रखना, क्षेत्रीय क्षत्रपों को अपने साथ लेना। तो इस बार की जो स्थितियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, और ये मानकर चलिएगा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम आएगा वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो एक दौर जब आया था उस वक्त देवेंद्र फडणवीस नजर आने लगे थे कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और वो संतुष्ट हुए। सियासत में संतुष्ट होना पड़ता है, हाईकमान की बात माननी भी पड़ती है, लेकिन क्या वो अंतर्मन से उस दौर में संतुष्ट हो गए थे, या फिर अब एकनाथ शिंदे अपना कोई जलवा दिखा पाएंगे, ये भी देखने की बात हो। बिल्कुल, ये भी बेहद दिलचस्प रहेगा। चलिए सीधे रुक करते हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेश शर्मा जी अमेठी से। योगेश जी, इस वक्त आप अमेठी में बूथ के बाहर मौजूद हैं, सबसे पहले तो वहां से एक अपडेट जरूर चाहेंगे। इससे पहले भी जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, रिएक्शंस ले रहे थे, नाराजगी भी
नजर आ रही थी लोगों की और एक पुराना प्रेम भी जाग रहा था कांग्रेस का। अभी की स्थिति क्या है? देखिए श्वेता, ये उत्तर प्रदेश है और आपका ससुराल भी है ये राज्य। और दूसरी सबसे बड़ी बात इस राज्य की कि देश का राजनीतिक राज्य है जी। देश में सत्ता किसकी होगी, कौन प्रधानमंत्री पहुंचेगा, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो भाग्य है वो तय करता है। चाहे हम बात कर लें पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और खुद चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी तक की बात कर लें, सभी उत्तर प्रदेश से निकले। वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश से निकले और देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक जो भाग्य रहा है वो हमेशा देश की सत्ता तक पहुंचा है। सत्ता में भी सबसे उच्च जो सिंहासन है वो यहाँ के व्यक्ति ने उस पर अपनी कुर्सी पर बैठा है। तो कहा जा सकता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी तेज़ गर्मी श्वेता, और उसके बावजूद देख सकते हैं यहाँ पर लोगों में उत्साह भी है और लोग लगातार अपने घर के कामकाज को पूरा कर कर यहाँ मतदान के लिए पहुँचे हैं। अभी हम अमेठी से थोड़ा सा आगे चले हैं। अमेठी को हमने देखा, गौरीगंज को देखा। योगेश जी बिल्कुल वापस आपका रुख करेंगे। राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुन लेते हैं, क्योंकि अभी वोट डाला है, मतदान किया है राजनाथ सिंह ने और उसके बाद मीडिया से वो मुखातिब होंगे। क्या कुछ कहते हैं वो भी बेहद अहम। और सुनेंगे राजनाथ सिंह को, क्योंकि प्रत्याशी भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार जीत दर्ज करते आए हैं, प्रमुख चेहरे हैं एनडीए गवर्नमेंट के। और ऐसे में जब बीजेपी से ये खास चेहरा हो, प्रत्याशी हो और वोट कास्ट करे तो ये भी अहम हो जाता है। और इसलिए अहम रहेगा कि आखिर वो क्या मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बात रखते हैं। योगेश जी बिल्कुल आपको रोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अमेठी का चुनाव और अपने आप में इतना महत्वपूर्ण चुनाव श्वेता, अमेठी का चुनाव है और लगातार इस चुनाव को लेकर और कहा जा सकता पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। क्या लगता है, क्या यहाँ का मिजाज अब तक नज़र आ रहा है? देखिए, अमेठी नहीं, पूरी दुनिया, पूरे देश में चुनाव जनता लड़ रही है और रोज़मर्रे में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, गरीब आदमी 17 रुपए में 1 पाव कड़वा तेल लाता था और 3 दिन खाता था। आज वही एक पाव कड़वा तेल 45 रुपए में मिल रहा है। मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया। गरीब आदमी के घर शाम को बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बिजली चली गई, कोई व्यवस्था नहीं है। चीनी मिलती थी गरीब लोगों को, वो भी बंद कर दी गई। तमाम जो रोज़मर्रे के, मैं मिडिल क्लास के नीचे की बात कर रहा हूँ। किसान को आप ले लीजिए, 800 रुपये घंटे जोताई थी, आज 1600 रुपये घंटा जोताई हो गई, सिर्फ डीजल महंगे होने के नाते। खाद 50 किलो की बोरी थी, आज 40 किलो हो गई, दाम बढ़ा दिया गया है। तो मोदी सरकार में जनता के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, अब जनता उसी से नाराज होकर के मोदी के खिलाफ वोट कर रही है। इसमें किसी दल का, किसी का कोई कुछ नहीं है। पब्लिक 10 साल में ऊब गई बुरी तरीके से। लेकिन बीते चुनावों के रिजल्ट्स देखें तो लगातार अमेठी, रायबरेली में वोट और परसेंटेज कम हुआ है। सोनिया जी का भी, राहुल गांधी ने भी लड़ा। राहुल गांधी तो हार ही गए थे पिछला चुनाव। देखिए, ऐसा है कि मैं ही तो आपसे कह रहा हूँ ना, पिछला चुनाव मोदी के 5 साल गुजरे थे और इन्होंने मन से कहा कि अभी हमको तो 5 साल मिला है, हम बहुत कुछ कर नहीं पाए। पब्लिक ने कहा कि ठीक है, यो मस्त, 5 साल और सही। तो जब 10 साल का पब्लिक सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें, यही हमारी सबसे अपील है। और कोई बात पूछनी नहीं है ना? हो गया? अब तो कुछ नहीं पूछना है ना, ठीक है? क्या उम्मीद है बीजेपी को? अब देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है।
नहीं, सीटों के बारे में कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं करना चाहूँगा इस समय। हम लोग की फोटो नहीं बन पाई, प्लीज थोड़ा हो जाओ भाई, हो जाओ, लगा दो भाई, थोड़ा आगे सर, फेस पे आ रहा, हल्का सा नीचे। चलिए लो, वैसे कर लो, नहीं पास में मैम थोड़ा सा नीचे कर लो। हाँ जी, थैंक यू कर लीजिए सर। हो गया आगे, धन्यवाद, थैंक यू। तो राजनाथ सिंह ने मतदान किया और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए, स्याही दिखाते हुए। हालांकि उन्होंने आज को प्रत्येक मतदाराच्या आणि भारतीय नागरिकाच्या जीवनाचा अतिशय आनंदाचा। और चलिए वापस चर्चा का रुख करते हैं। योगेश जी, उस वक्त आपको रोका था, जरूर अमेठी को लेकर जो रिएक्शन दे रहे थे वो नाराजगी नजर आती है, लेकिन राजनाथ सिंह ने अभी वोट कास्ट किया है, मीडिया से रूबरू भी हुए, एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे क्योंकि बीजेपी के अगर टॉप 5 चेहरों की बात करते हैं तो एक उसमें राजनाथ सिंह भी है। देखिए श्वेता, राजनाथ सिंह बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, देश के गृह मंत्री रहे, रक्षा मंत्री के तौर पर उन्हें जाना जाता है। तो कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह को लेकर लखनऊ की जनता अपने आप में एक अलग तरह की भावना रखती है और ये प्योरली बीजेपी माइंडेड सीट है। लेकिन जो रविदास मेहरोत्रा है, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, वो कड़ी चुनौती देते हुए लखनऊ में नज़र आए हैं। जिस तरह का वहाँ मिजाज सामने आया है, हालांकि बीजेपी को अपमान कर वहाँ चल रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा वहाँ लखनऊ से विधायक भी हैं सपा के, और उन्हें ही सपा ने लोकसभा का टिकट दिया है। और यहाँ के ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ का जो डेवलपमेंट का काम है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। आज आप रात को 1 बजे भी 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर आराम से जा सकते हैं, कहीं पर कोई भी किसी तरह की वारदात आपके साथ नहीं होगी। और इसके साथ ही डेवलपमेंट तो एक ऐसा इशू है जो सतत प्रक्रिया है, कहीं कोई काम होता है, कहीं कोई काम नहीं भी हो पाता, कहीं रोड अच्छी बन जाती है। लेकिन फिर भी पिछले कई सालों में, जब मैं इस बार यूपी आया हूँ, मैंने मायावती का दौर देखा था, उस समय लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन था, उस ज़माने के अंदर उसको देखा, डेवलपमेंट को देखा। और जब हम योगी आदित्यनाथ का दौर देखते हैं तो ये लगता है कि डेवलपमेंट में योगी सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी है। योगी सरकार भी लगातार यहाँ काम कर रही है और नरेंद्र मोदी जब बनारस से लड़ते हैं तो उसका असर भी यहाँ पर आता है। लेकिन मुद्दे जब जातीयता के ऊपर आते हैं और भावनात्मकता के तौर पर आते हैं तो यहाँ जो इमोशंस हैं वो हिलोरे लेते हुए कहीं अमेठी में नजर आते हैं, रायबरेली में नजर आते हैं। जो आपने एक बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। या अभी जैसे मेरी एक कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी, यहाँ के लोकल कांग्रेसियों से या आम लोगों से बात हो रही थी, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब हुआ करते थे 89 की 88 की बात बताते हैं लोग कि वो जब बतौर प्रधानमंत्री आते थे तो रास्ते में कोई हाथ देकर गाड़ी रोकना चाहता था पीएम की, तो पीएम उससे मिलने के लिए गाड़ी से उतर जाते थे। तो वो दौर भी अमेठी के लोगों ने देखा है, रायबरेली के लोगों ने देखा है। रायबरेली इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रहा और अमेठी राजीव गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रहा। राजीव गांधी की राजनीतिक शुरुआत इसी क्षेत्र से हुई और बमुश्किल यहाँ 2-1 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी। ऐश्वर्य आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। इस वक्त आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे लगता है कि आपको वो चीज बखूबी आप उत्तर दे पाएंगे। राजीव गांधी का वो दौर एक ऐसा दौर भी था जब वो जानते थे कि कौन सा कार्यकर्ता किस अंदाज से कार्य कर रहा है। राजस्थान के एक कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जिन्होंने राजीव गांधी ने उन्हें देखा कि शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं और उसके बाद वो राजस्थान में एक बड़े ओहदे तक पहुंचे और उनकी संगठनात्मक कौशल देखकर उन्हें जगह दी। तो दूसरी तरफ जब आप अमेठी रायबरेली क्षेत्र में गए हैं तो आप 2 चीजों का और जवाब दीजिएगा कि वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से आम वोटर सोचता है, तो दूसरी तरफ वहां का जो किशोरी लाल शर्मा जो आए हैं, वहां का ब्राह्मण वोट बैंक क्या राजस्थान की तरह ब्राह्मणवाद वाला फैक्टर चलेगा? क्योंकि मुझे एक दौर वो भी याद आता है उत्तर प्रदेश में जब थोड़ा सा क्षत्रिय और ब्राह्मण जैसी चीजें सामने आने लगी थी, जैसे राजस्थान में जाट राजपूत होता है। क्या कहेंगे? देखिए 82 की बात है, साल 82 जब
राजीव गांधी ने इस इलाके को प्रयोगशाला बनाया कांग्रेस पार्टी की, और कोऑर्डिनेटर्स का जो एक दौर शुरू हुआ कि कांग्रेस में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, और 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के लिए एक पूरे देश से 10 युवाओं को छांटा गया था, जो अलग अलग जगह जाकर वो 20 सूत्री कार्यक्रम को बढ़ावा देंगे। उन 10 युवाओं की ट्रेनिंग अमेठी के अंदर हुई, अमेठी एक प्रयोगशाला बनी। उसी दौर में उसी 10 युवाओं में किशोरी लाल शर्मा शामिल थे, जो पंजाब से आए थे। उनको पंजाब से सेलेक्ट किया गया था और वो यहाँ पर आए थे। और उन 10 में से आगे चलकर तकरीबन 4 से 5 नेता, इनमें कुछ मंत्री बने अलग अलग राज्यों में जाके। उनमें से एक नाम था प्रकाश जैन का, उनमें से एक नाम था चंद्रशेखर शर्मा का, उनमें से एक नाम था हामिद मीर का, गुलाम अहमद मीर का, जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के बड़े नेता है। उनमें से एक नाम था तकरीबन उन चेहरों का, आनंद शर्मा भी उनमें से एक थे। तो ऐसे करके 10 लोग थे जिनको यहाँ पर ट्रेनिंग हुई, और वो अलग अलग कहा जा सकता है अलग अलग राज्यों में आगे चलकर उनको राजीव गांधी ने टिकट भी दिया, और आगे चलकर अपने राज्यों की सरकारों में मंत्री बने, बड़े ओहदों तक पहुंचे। बिल्कुल योगेश जी, रोकना चाहेंगे, धर्मेंद्र को भी सुन लेते हैं, वोट कास्ट करने के बाद बात करते हैं। चले जा रहे हैं, वो भी जानते हैं, और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में मैंने, अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते घूमने। That's nonsense। जो लोग वोटिंग नहीं करते उनसे अब उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। अगर मैं पुलिस में होता या पुलिस, तो मैं तो यही डाल। चले प्लीज, चले। अच्छा, यह बात हो गया अभी। तो धर्मेंद्र ने वोट कास्ट किया। जैसे कि हम कह भी रहे हैं कि जब महाराष्ट्र में वोटिंग की बात हो, मुंबई में वोट हो, तो ऐसे में सितारे जमीन पर नजर आते हैं। और योगेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वापस योगेश जी आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे सा ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह वोट कास्ट करने के बाद भी मीडिया से रूबरू हुए, और तमाम अहम चेहरे हैं जो नजर आ रहे हैं। चलिए कैलाश खेर क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा? आज लोकतंत्र का साथ इलेक्शन है कई जगह पर। हाँ, क्या चाहते हैं आप? हमारे इलेक्शन भी है। हम बोलना चाहते हैं, ए मेरे भारत, भारत बदल रहा है, और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। कैलाश खेर इस वक्त हमारे साथ है। देखिए, वोट कास्ट करने के बाद की खुशी कैलाश खेर के चेहरे पर नजर आ रही है।